नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। देश की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में तय किया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 21 अगस्त 2022 से 28 सितंबर 2022 के बीच होगा। बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और किसानों पर हमले को लेकर 3 प्रस्ताव भी पास किए गए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सीडब्ल्यूसी के हर साथी ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में भरोसा जताया। साथ ही अगले साल चुनाव तक कांग्रेस अध्यक्ष से नेतृत्व करते रहने को कहा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे साथियों ने राहुल गांधी से आगे बढ़कर नेतृत्व संभालने को भी कहा। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि वो इस पर विचार करेंगे। कांग्रेस कार्य समिति के हर साथी ने, और हर साथी से मतलब है हर साथी, खुद बोलकर यह कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी में उनका गहन विश्वास है। उनके नेतृत्व, उनकी कार्यकुशलता और बीमार होकर भी जो किसी स्वस्थ व्यक्ति से ज्यादा 24 घंटे काम करती हैं, उसमें कांग्रेस कार्य समिति के हर सदस्य ने उनके नेतृत्व में विश्वास जताया। और ये जो कभी अंतरिम अध्यक्ष, कभी पूर्णकालिक अध्यक्ष की खबरें थी, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने ही उसे सिरे से खारिज कर दिया और अनुरोध किया कि अगले चुनाव तक कांग्रेस अध्यक्षा जी हमारा नेतृत्व करें। बहुत सारे साथियों ने यह मांग भी उठाई कि श्री राहुल गांधी जी आगे बढ़कर कांग्रेस का नेतृत्व संभालें। लगभग उस पर भी कांग्रेस की कार्य समिति संपूर्ण सहमत थी। राहुल गांधी जी ने सबका धन्यवाद किया और यह कहा कि वो शुक्रगुजार हैं इस प्रकार के प्रेम, आशीर्वाद और विश्वास। लगभग 4 घंटे के करीब चली ये बैठक, जिसमें 45 के करीब साथियों ने हिस्सा लिया, अपनी अपनी बात रखी। बड़े सौहार्दपूर्ण, बड़े भाईचारे के और बहुत प्रेम के वातावरण में संपन्न हुई। और इस देश में जनता की निर्णायक आवाज को आगे बढ़ाने के लिए दूरगामी निर्णय कांग्रेस कार्य समिति ने लिए, जिनका क्रियान्वयन आप अगले 6, 8, 10 महीने के अंदर, जो अभी शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे। 1 जून 2022 से 20 जुलाई 2022 तक जब जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और पीसीसी के मेंबर्स का चुनाव होगा। चौथी महत्वपूर्ण तिथि है 21 जुलाई 2022 से 20 अगस्त 2022 तक, जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। और 5वीं महत्वपूर्ण तिथि है 21 अगस्त 2022 से 20 सितंबर 2022, जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव होगा। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस नेतृत्व पर चिट्ठी लिखकर सवाल उठाने वाले नेताओं के समूह G23 का जिक्र तक नहीं हुआ। जो G23 के लोग हैं, सब लोग एक मत थे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। G23 का तो जिक्र तक नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई। जो नाराज कांग्रेस के बड़े लोग हैं वो कैसे मानेंगे? फिर बैठे थे, उन पर कोई बातचीत हुई? वो खुद बात कर रहे हैं और क्यों करेगा उनके पर? कांग्रेस जो अलग अलग खेमों में बटा है वो कोई खेमा में नहीं बटा, सब कांग्रेसी एक हैं। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह का। उमा, तो घूम फिर करके बात वहीं आ गई कि सोनिया गांधी नेतृत्व संभाले रखें, भरोसा उन पर है और राहुल गांधी नेतृत्व संभालने के लिए तैयार हो जाएं और उस पर विचार करें। जी बिल्कुल अंजलि, लेकिन इन सब बातों के बीच एक बात ये हुई है कि जिस तरीके से G23 या जो असंतुष्ट खेमा है उनकी तरफ से लगातार नेतृत्व को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे, उसका 2 तरीके से जवाब देने की कोशिश की गई है। अव्वल तो सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि वो पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं, इसमें किसी को शक नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया के जरिए बात न कर सीधे पार्टी फोरम पे बात होनी चाहिए। एक तरीका तो ये था असंतुष्टों का मुंह बंद करने का, और दूसरा इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट हो गया, जो 1 नवंबर से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 21 से अगस्त 2022 से 20 सितंबर 2022 तक एआईसीसी अध्यक्ष का चयन होगा, चुनाव होगा। तो ये प्रक्रिया बेशक लंबी हो, लेकिन अब
असंतुष्टों को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि चयन के तरीके से, चुनाव के तरीके से नए अध्यक्ष को चुनने की कोशिश नहीं हो रही। दूसरी अहम बात यह है कि इन 5 राज्यों के चुनाव जो आने वाले समय में होने हैं वो समय भी बीत गया रहेगा, और ऐसे में अगर राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं या चुनाव लड़े बगैर कोई कंटेस्ट में नहीं आता है किसी दूसरे खेमे की तरफ से, तो वो अगर सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनते हैं तो उनके ऊपर इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों का कोई दारोमदार नहीं रहेगा, क्योंकि वो चयन जो है वो अगस्त में जाकर होगा अगले साल। तो इस तरीके से कांग्रेस के CWC की इस बैठक में कुछ बातों को साफ करने की कोशिश की गई, और जहां तक मोदी सरकार पर निशाने की बात है वो तो लगाया गया, महंगाई को लेकर, किसानों के आंदोलन को लेकर, किसानों पर हमले को लेकर, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात इस CWC में अंदरूनी राजनीति को दरकिनार करने की कोशिश हुई और असंतुष्टों का मुंह बंद करने की कोशिश हुई है इस मीटिंग में। अंजलि, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए उमा। और अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी से जुड़ा एक और खुलासा किया है। इस खुलासे में उन्होंने एक तस्वीर जारी की है जिसमें एक फ्लेचर पटेल नाम का शख्स दिख रहा है, और उसकी तस्वीर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की बहन जस्मीन वानखेड़े के साथ है। समीर वानखेड़े वही हैं जो क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रहे हैं, और हाल ही में उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है क्योंकि उनका कहना था उनकी जासूसी हो रही है। इसके अलावा नवाब मलिक ने कुछ और तस्वीरें भी साझा की जिसमें फ्लेचर पटेल के साथ समीर वानखेड़े दिख रहे हैं। नवाब मलिक का दावा है कि एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और इनका घर जैसा रिश्ता है। आरोप है कि एनसीबी के 3 मामलों में फ्लेचर पटेल को गवाह बनाया गया है, 3 मामलों में। और अब सवाल यह है कि अपने ही करीबी को एनसीबी के अधिकारी कैसे किसी मामले में गवाह बना सकते हैं। फ्लेचर पटेल के वानखेड़े साहब के पारिवारिक क्या रिश्ते हैं, उन्हें 3 मामलों में कैसे पंच बनाया गया, क्या तीनों कार्रवाई में वो वहां उपस्थित थे, क्या मनीष भालूशाली और केपी गोसावी की तरह ही एक खिलाड़ी इस सारे एनसीबी में है वे, इसका खुलासा ये एनसीबी करे, हम मांग करते हैं। और फ्लेचर पटेल ने एनडीटीवी से बात की और कहा और ये माना कि समीर वानखेड़े के साथ और उनके परिवार के साथ लंबे समय से उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नवाब मलिक के खिलाफ वो मानहानि का केस करेंगे। हमारे साथ फ्लेचर पटेल खुद मौजूद हैं। सर, सीधा सवाल पर आता हूं। सवाल और आरोप आप पर यह है कि क्योंकि आप समीर वानखेड़े के करीबी हैं और आपको क्योंकि उसमें गवाह बनाया गया है इसलिए सवाल उठ रहे हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि जब करीबी है, परिवार वाला है, बार बार उसी को क्यों गवाह बनाया जा रहा है अलग अलग मामलों में, और इससे पूरे ऑपरेशन पर वो सवाल उठा रहा है। आपने जैसे अभी बताया खुलासा, क्या खुलासा कर रहे? खुलासा करने के लिए इनके पास कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आ रहे? बतौर फैमिली फ्रेंड आप कब से जानते हैं उन्हें? फैमिली फ्रेंड जानते हैं, जब मेरे माता पिता दोनों गुजर जाने के बाद उनके माता जी ने मुझे बहुत अच्छा से लाइफस्टाइल दिया है। स्वर्गीय माता जी उनकी जहीदा वानखेड़े जी है, डैडी पुलिस ऑफिसर थे, उनको देखते देखते हमने कभी विजिट करते। ठीक, तो उनका यही कहना है कि इतने लोग हैं तो गवाह उन्होंने अपने ही जो परिवार वाले हैं, क्योंकि आपने कहा कि उनके माता जी से भी आप तब से उन्हें जानते हैं, तो क्या परिवार वालों को ही गवाह जो बनाया गया उसे लेकर उनका सवाल? लेट मी टेल यू, परिवार ये कोई चीज़ नहीं होता है। मैं सोल्जर हूँ, मैं एक एक्स आर्मी हूँ। फ्लेचर पटेल आर्मी सर्विस करके आया है, सो ही लुक्स एट मी एज अ सोल्जर। कि कल ऐसे जो अभी हो रहा है कोई दबाव आ जाए तो वो टूटेगा नहीं, उस पर ऐसे प्रेशर डालने की कोशिश करेगा तो वो बिकने वाला नहीं चाहिए, वो डरने वाला नहीं चाहिए। और एक एक्स आर्मी मैन से अच्छा गवाह क्या हो सकता है? तो लेकिन वो आपको बुलाते थे या किस तरह से हेल्प करते थे, मैं वो समझना चाहता हूँ। नहीं, कुछ चीज़ें सर कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए। ठीक है, वो बुलाते थे, वो बुलाएंगे तो मेरा फक्र महसूस करूँगा कि मैं बुलाया गया इस डिपार्टमेंट से और आज भी देश के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट पुलिस हो, एनसीबी हो, कोई भी डिपार्टमेंट, बीएमसी वाला भी कोई झाड़ू मारने भी जब आता है तो आपके दरवाजे से आके कुछ मांगते तो आप देंगे नहीं? यस और नो? पुलिस अगर कुछ काम कर रही है तो हम पब्लिक, हमारा नैतिक जवाबदारी बनता है कि उन पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए पुलिस को। कुछ लेडीज़ का फ़ोटो वायरल करते हैं, जैसे
माननीय हमारी जो जईदा वानखेड़े जी साहब मैडम है, उनकी लड़की हमारी यास्मीन वानखेड़े जी, जिनको मैं दीदी कहता हूँ, इनका फोटो वायरल करने पे इनका हेतु क्या था? उनको मैं बहन मानता हूँ बोलने के बाद, मैं उनको लेडी डॉन बोलूँ, छोटी बोलूँ या कुछ भी बोलूँ, तो वो मैं नाम से एक होता है रिश्ते का एक हम अपना रिश्ता निभाएंगे, वो दैट इज पर्सनल। बट ये अभी जो आरोप किया है, मेरा नाम पब्लिश किया है, अगर मुझे कल कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार क्या आप अपने ऊपर लेते हो? जो भी मिनिस्टर या जिसने भी किया है, और मानहानि का दावा तो ठोकूंगा। हर कल कोई भी उठेगा और एक सैनिक के ऊपर उंगली उठाएगा, तो ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए गए हैं उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि किस तरह से आप जो ऑपरेशन हो रहा है उस पर किस तरह से आप सवाल उठा सकते हैं। साथ ही साथ जो कैबिनेट मिनिस्टर है नवाब मलिक, उन पर मानहानि का भी दावा करने की बात यहाँ पर की जा रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एक युवक की बेरहमी से हत्या के मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी निहंग सरवजीत सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस मामले में निहंग सरवजीत सिंह ने कल सरेंडर कर दिया था। निहंग सरवजीत सिंह का दावा है कि उसने ही हत्या की थी। पुलिस इस मामले में दूसरे आरोपियों को पकड़ने की भी कोशिश कर रही है। इधर आज तड़के मृतक लखबीर सिंह की बहन अपने भाई का शव लेकर तरन तारन चली गई। कल सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने धरना स्थल के पास लखबीर सिंह का शव लटकाया गया और इस पूरी मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी सरबजीत को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में पेश करने के बाद अब पुलिस उसे वापस लेकर जा रही है। आप देखें कि यहाँ पर जो सरबजीत है उसको पुलिस वापस लेकर जा रही है और ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है और अब पुलिस उसको भारी सुरक्षा में यहाँ से वापस लेकर जा रही है। पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद सरबजीत की 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद उसको 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि सरबजीत को लेकर पंजाब के गुरदासपुर और चंपोर साहिब जाना है, क्योंकि वहां पर जो बाकी के आरोपी हैं वो वहां पर छिपे हो सकते हैं। पुलिस ने कोर्ट में यह भी कहा कि सरबजीत ने 4 ऐसे लोगों के नाम बताए हैं जो कि इस हत्या में शामिल थे, जबकि जो बाकी लोग हैं अज्ञात, उनकी भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जो लखबीर सिंह का जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें उसके चोट के 37 निशान मिले हैं, 37 घाव हैं चोट के। तो ये देखिए कि किस तरह से जो सरबजीत आरोपी है उसको पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है और कोर्ट में पेशी के बाद उसको पुलिस अब वापस लेके जा रही है। पुलिस ने कोर्ट में ये भी कहा कि इस पूरे मामले में हत्या के समय जो हथियार प्रयोग किए गए उन हथियारों को बरामद करना है, खासतौर से तलवार और लाठी डंडे, ये सभी हथियार बरामद करना है। तो ये सारी दलीलें पुलिस ने कोर्ट में रखी। तेल के दाम में आज एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल के दाम में 35-35 पैसे का इजाफा हुआ है। सिर्फ अक्टूबर के ही महीने में पेट्रोल 3 रुपए 85 पैसे महंगा हो गया है, वहीं डीजल की कीमतें करीब 4 रुपए से अधिक बढ़े हैं। और दिल्ली में आज पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर के पार चला गया है, वहीं मुंबई में 111 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। एक नजर डाल लेते हैं अलग अलग शहरों के दामों पर। दिल्ली में 105 के पार, डीजल 94 के पार, मुंबई में 111 के पार और डीजल 102 के पार। वहीं चेन्नई में 102
रुपए के पार है पेट्रोल और 98 रुपए के पार है डीजल। कोलकाता में 106 रुपए 10 पैसे का पेट्रोल मिल रहा है, वहीं 97 रुपए 33 पैसे का डीजल कोलकाता में मिल रहा है। केरल के कई जिलों में भारी बारिश के चलते भयावह हालात हैं। 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। केरल के 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। पथनमथिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भारी बारिश की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्कता बरतने को कहा है। हालात के मद्देनजर कई इलाकों में सेना भी तैनात कर दी गई है और एयरफोर्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है।